हेलो एवरीवन। सो दो लेंडर्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस एंड कैप्री ग्लोबल। दोनों के Q2 के रिजल्ट आए हैं आज। 5 स्टार का कॉन कॉल भी हुआ है एंड मार्केट का भी रिएक्शन आप देखोगे तो बहुत पॉजिटिव था। आई थिंक 10-12% का अपसाइड देखा था हमने स्टॉक के अंदर। कैप्री ग्लोबल का कॉन कॉल आज नहीं हुआ है, कॉन कॉल इनका 31 को है, लेकिन इनके नंबर्स डिस्कस करेंगे शॉर्ट में कि किस तरीके के नंबर्स हैं, आगे का आउटलुक कैसा लग रहा है, पूरे एनबीएफसी स्पेस के अंदर कैप्री ग्लोबल के अंदर कैसी डील लग रही है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो 5 स्टार से स्टार्ट करते हैं। ये जो Q2 जा रहा है ना, Q2 का जो अर्निंग सीजन है अभी तक, आई मीन एक तरीके से बोल सकते हैं ये कंप्लीटली लैंडिंग बिजनेसेस के फेवर में है। हर एक लैंडर अपने नंबर से सरप्राइज कर रहा है। हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डिस्कस किया, डीसीबी बैंक को डिस्कस किया, जीवन बैंक को डिस्कस किया, एल&टी फाइनेंस को डिस्कस किया एंड अभी 5 स्टार ने भी अगेन एक काफी पॉजिटिवली सरप्राइज दिया है मार्केट को अपने नंबर से। लास्ट ईयर का जो Q2 था, Q2 ऑफ FY25, वो क्वार्टर था जहां पे 5 स्टार के लिए ना चीजें थोड़ी सी डीरेल होनी स्टार्ट हुई थी। वो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा था, बट सडनली मैनेजमेंट ने लास्ट ईयर Q2 में कॉन कॉल में अपना गाइडेंस घटा दिया, 35% से सीधे 25% कर दिया। रीजन क्या था? बिकॉज मैनेजमेंट का कहना था एसेट क्वालिटी में हम डिटोरिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में। एज ए रिजल्ट हमने देखा Q3 में एनपीए बढ़ गया, Q4 में बहुत स्लिपेजेस कंपनी के बढ़े और आई मीन स्टॉक की डी रेटिंग भी हुई। इनको प्राइस टू बुक मिलता था पहले 5.56 के आसपास का, अब आप देखोगे तो 2.5 का प्राइस टू बुक आ चुका था। इतनी स्ट्रॉन्ग डी रेटिंग हुई स्टॉक के अंदर, ये सारे रीजंस की वजह से। अब ये जो Q2 का रिजल्ट इन्होंने इस क्वार्टर में इस फाइनेंशियल ईयर में जो रिपोर्ट करा है, ये अगेन एक फिर से मतलब एक तरीके से चीजें चेंज कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव वे में 5 स्टार के लिए। तो सबसे पहले तो इनके नंबर्स देखते हैं, नंबर्स कंपनी ने कैसे रिपोर्ट करे हैं। सो लोन बुक कंपनी का 18% से ग्रो किया है वाईओवाई लेवल पे। ग्रॉस एनपीए आपके वाईओवाई भी इंक्रीज हुए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज हुआ है। 30+ डीपीडी भी आपका वाईओवाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों इंक्रीज हुआ है एंड ये कोविड के बाद से सबसे हाईएस्ट 30+ डीपीडी का नंबर इन्होंने इस क्वार्टर में रिपोर्ट करा है। प्रॉफिट में ग्रोथ ठीक है, मतलब वाईओवाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में 7% की ग्रोथ है। मार्जिन में एक अच्छी चीज ये है कि पिछले कुछ क्वार्टर से इनके मार्जिन बहुत फास्ट रेट से डिक्लाइन हो रहे थे, इस क्वार्टर में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिली है। सेम आरओई का नंबर भी, आई मीन आरओई तो ये कंपनी पहले 20% का बनाती थी, लेकिन वो भी बहुत तेजी से गिर रहा था। इस क्वार्टर में दोनों में आरओई और आरओ में दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये 2-3 कुछ पॉजिटिव्स हैं इनके इस नंबर की बात करें। देन एसेट क्वालिटी पे अगर हम देखें तो एक तो सबसे पहले इनका निम इतना कम क्यों हुआ है, तो आप देखोगे यील्ड इस कंपनी का पहले ना मोर देन 24% होता था, अब कितना है 23% पे आ गया है। एज ए रिजल्ट स्प्रेड आपका जो लगभग 15% टच कर रहा था, अब वो बिलो 14% है। लेकिन इस क्वार्टर में इंप्रूवमेंट क्या क्यों है, या फिर थोड़ी सी नंबर स्टेबल क्यों देखने को मिले हैं? बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड आपका ठीक तरीके से इंप्रूव हुआ है, 9.5 से 9.2% के आसपास आ गया, इसलिए हमको मार्जिन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी फ्रंट पे अगर हम देखें तो ग्रॉस एनपीए तो ऑफ कोर्स आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज अगर आप देखोगे पहले के क्वार्टर्स के कंपैरिजन में ना, तो इसमें थोड़ा सा कंट्रोल देखने को मिला है या इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर अगर हम देखें तो लास्ट 3 क्वार्टर में ये सबसे बेटर कलेक्शन एफिशिएंसी के नंबर इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। आई मीन एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं, लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करोगे तो पिछले 2-3 क्वार्टर से इनके कलेक्शन एफिशिएंसी के नंबर घटते जा रहे थे, नीचे की तरफ जा रहे थे, और सिक्योर्ड बुक है, 100% सिक्योर्ड बुक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा एक तरीके से अनसर्टेनिटी बना रहा था बिजनेस के लिए। इस क्वार्टर में आप चाहे यूनिक कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर देखो या ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर देखो, दोनों में सिक्वेंशियली इंप्रूवमेंट है। यूनिक तो मतलब स्टेबल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन जो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी है इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है इनके रिजल्ट के अंदर, बिकॉज ये हमें क्या दिखा रहा है कि बिजनेस अब ग्राउंड पे ना अपने कस्टमर से रिकवर कर पा रहा है। बिकॉज लास्ट क्वार्टर में हमने जो ये बहुत बड़ा स्पाइक देखा था इनके एनपीए के अंदर, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज कर रहा था कि माइट भी चीजें और खराब हो सकती है 5 स्टार के लिए, लेकिन इन्होंने इस क्वार्टर में इस वाले पार्ट पे बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। तो नंबर्स ओवरऑल देखें तो ठीक ठाक नंबर्स है। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो यही एसेट क्वालिटी और कलेक्शन एफिशिएंसी वाले पार्ट पे लगता है। अब इनका मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या रही है उसको एक बार शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आई मीन जब इनका कॉन कॉल स्टार्ट हुआ, मेरा मेन मोटिव ये था कि कॉन कॉल का स्टार्टिंग 10-15 मिनट्स मुझे थोड़ा सा सुनना है कि मैनेजमेंट का टोन कैसा है, मतलब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं या अभी थोड़ी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, वीक कमेंट्री थोड़ी सी लग रही है, बिकॉज उससे आपको इंटरेस्ट बन जाता है कि पूरा कॉन कॉल सुनना है नहीं सुनना है। एंड अपने ओपनिंग रिमार्क में ना, मतलब ये जो इनके चेयरमैन है, ओपनिंग रिमार्क में इन्होंने एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर दिया बिजनेस के आउटलुक के ऊपर। सो इन्होंने बोला Q2 जो है ना हमारे लिए वो एक तरीके का बॉटम बन गया है हमारे नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब जो सबसे खराब नंबर्स हमको रिपोर्ट करने थे, ऐसा इन्होंने गाइडेंस नहीं दिया एग्जैक्ट, लेकिन एक इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया, एक होप इन्होंने दिखाया कि हमें ऐसा लग रहा है Q2 नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सबसे वीकेस्ट क्वार्टर था, मतलब सबसे खराब क्वार्टर ये जा चुका है।
Q1 में जो चीजें खराब होनी स्टार्ट हुई थी, मतलब डाउनसाइड जो जा रहा था हमारा ग्रॉस एनपीए, कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर, ये सारा इसको हमने Q2 में कंटेन किया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है। एंड अब हमारा मानना है कि Q3 जो है, थर्ड क्वार्टर, वो हमारे लिए स्टेबलाइजेशन का क्वार्टर होगा। यानी इस क्वार्टर में हमारा सबसे पहला फोकस होगा कि अक्रॉस बकेट मतलब 30 डीपीडी, 60 डीपीडी, 90 डीपीडी, इन सारे बकेट्स के अंदर ना हमको फ्लोज को कंट्रोल करना है। पहले फ्लोज रिवर्स नहीं होंगे, फ्लोज को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का मतलब क्या हो गया कि जिस रेट से मेरा 30 डीपीडी अभी बढ़ रहा है ना, उस रेट को मुझे कंट्रोल करना है। जैसे कलेक्शन एफिशिएंसी में इन्होंने इंप्रूवमेंट दिखाया, थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखी, वो वाला काम इनको Q3 में करना है। एंड मैनेजमेंट ने बोला कि ये ग्रीन शूट्स हमको इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं Q3 के अंदर, और ये अगर हो जाएगा तो फोर्थ क्वार्टर में हम काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ओपनिंग रिमार्क्स में एक इन्होंने ना स्टे सेट कर दिया पूरे कॉन कॉल के लिए, कि पूरा आपका इंटरेस्ट बन गया कॉन कॉल में। सो मैनेजमेंट ने स्टार्ट काफी अच्छा दिया, आगे का बिजनेस का आउटलुक बहुत अच्छा दिया। बाकी और किन चीजों पे बात करी है इन्होंने, तो एक तो आता है आपका ग्रोथ, लोन बुक का ग्रोथ। तो गाइडेंस इन्होंने जो सेम पहले दिया था वही गाइडेंस मेंटेन किया है। 25% के आसपास की ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं लोन बुक के अंदर। अभी फर्स्ट हाफ में 18% की ग्रोथ है, इसका मतलब आपका H2 थोड़ा सा बेटर होगा। लेकिन यहां पे पॉइंट ये आता है कि आपका डिसबर्समेंट रेट जो है वो उसमें ग्रोथ नहीं दिख रहा, डिसबर्समेंट आपका पिकअप करता हुआ नहीं दिख रहा। तो उसके लिए भी मैनेजमेंट को पूछा गया। एंड इनका कहना है कि एक और रीजन है कि आपको क्यों कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 5 स्टार अच्छा कर सकता है H2 के अंदर। अगेन ये इनिशियल कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी हमको दिख गई है या बिल्कुल दिख रहा है कि अब तो H2 अच्छा ही होगा। लेकिन इनिशियल लेवल पे एक ना चीजें थोड़ी सी बेटर होती हुई दिख रही है 5 स्टार के लिए। क्यों दिख रही है? बिकॉज इस क्वार्टर में इन्होंने 33 ब्रांचेस ऐड करे हैं और ऑलमोस्ट 700 नए एम्प्लॉइज इन्होंने ऐड करे हैं बिजनेस के अंदर। तो एक लेंडर जब ऐसे चैलेंजिंग एनवायरमेंट में इतनी ज्यादा हायरिंग करता है और ब्रांच एडिशन करता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कि अब वो ग्रोथ के बारे में उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया। जैसे माइक्रो फाइनेंस के लिए हमने लास्ट क्वार्टर में बात करनी स्टार्ट करी थी कि वो ग्रोथ के ऊपर बात थोड़ी थोड़ी होनी स्टार्ट हुई है। इनके लिए ना ये वाला क्वार्टर उस तरीके से था कि मतलब ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट कुछ एक्शन ले रहा है, ब्रांच एडिशन किया, हायरिंग करी है इन्होंने, एंड एक तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाया है कि Q3 में हमारे लिए चीजें थोड़ी सी बेटर होनी स्टार्ट हो सकती है। डिसबर्समेंट पे इनका कहना है कि अभी आपको डिसबर्समेंट हमारा स्लो दिख रहा है 2 रीजंस की वजह से। पहला रीजन, इनका रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। सो अभी इन्होंने क्या किया है, पिछला 2-3 क्वार्टर जब इन्होंने ग्रोथ को स्लो किया, 35% से 20% पे ले आए हैं, तो इन्होंने अपने क्रेडिट फिल्टरेशन और क्रेडिट अंडर राइटिंग को काफी स्ट्रॉन्ग किया है। लास्ट क्वार्टर इनका जो रिजेक्शन रेट था वो 25% था, इस क्वार्टर में 41% हो गया। मतलब क्या कि अगर मेरे पास 100 लोन के एप्लीकेशन आ रहे हैं ना, तो उसमें से 41 एप्लीकेशंस को मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। इतनी स्ट्रिक्ट अंडर राइटिंग इन्होंने कर दी है। तो एक तो डिसबर्समेंट का रीजन ये है कि इसलिए थोड़ा सा अभी स्लो है, बिकॉज जस्ट इन्होंने ये सारे जो नए अंडर राइटिंग के क्राइटेरिया है उसको जस्ट इन्होंने अभी अडॉप्ट किया है। दूसरा, कंपनी कह रही है जो हमारे ब्रांच मैनेजर्स हैं, 1000 के आसपास ब्रांच मैनेजर्स हैं, 5000 के आसपास हमारे ये सेल्स ऑफिसर्स हैं, ये सारे ना अभी न्यू हैं इस ब्रांच के अंदर, इस सिस्टम के अंदर। इनको थोड़ा सा मतलब ट्यून इन होने में टाइम लगेगा। ये जो हमने नया क्रेडिट फिल्टरेशन लाया है, प्लस अपनी सोर्सिंग क्वालिटी भी इंप्रूव कर दी है। तो पहले 5 स्टार क्या करता था कि 2 से 5 लाख के टिकट साइज में ये लोन देते थे, और मेजरली एवरेज टिकट साइज होता था इनका 3 लाख का, यानी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के टिकट साइज में कंपनी लोन देती थी। अब क्योंकि आप हर एक लेंडर से सुनोगे, ये जो माइक्रो लैब की कैटेगरी है ना, जहां पे आप 1-2 लाख का सिक्योर्ड लोन देते हो, चाहे डीसीबी बैंक को सुनो और भी बाकी सारे लेंडर से भी सुनोगे, उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेस है। 5 स्टार के लिए भी प्रॉब्लम वहीं पे है। सो इन्होंने पिछले 1-2 क्वार्टर से ये स्ट्रेटेजी बनाई है कि हमको हमारा टिकट साइज बढ़ाना है, मतलब हमको शिफ्ट करना है 3 to 5 लाख और 5 to 10 लाख के बीच में। अभी 5 स्टार पिछले 10-15 साल से जो बिजनेस कर रहा था वो यही 2-3 लाख के कैटेगरी में कर रहा था। तो मैनेजमेंट का कहना है एकदम से जब हमारे एम्प्लॉयज को एक नया टारगेट मिला है, एक नया सोर्सिंग एरिया पे उनको फोकस करना है, तो थोड़ा सा उनको ट्यून इन होने में टाइम लग रहा है, इसीलिए आपको डिसबर्समेंट का नंबर थोड़ा सा कम दिख रहा है। अदरवाइज हमारी कैपेबिलिटी आपको दिखाती है Q4 जो था FY25 का, उसमें आई थिंक इन्होंने 1400-1500 करोड़ का पूरे क्वार्टर में डिसबर्समेंट किया था। तो मैनेजमेंट वही कह रहा है कि कैपेबिलिटी हमारे पास में है, जस्ट अभी कुछ चैलेंजेस हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में हम कॉन्फिडेंट है कि ग्रोथ पिकअप करेगा, बिकॉज सारी चीजें अब धीरे धीरे इनलाइन होती जा रही है। तो ग्रोथ को लेकर के इन्होंने गाइडेंस दिया है कि वही 20-25% के आसपास लोन बुक ग्रो कर सकती है कंपनी फुल ईयर के बेसिस पे। देन दूसरी आपका पॉइंट आता है क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर। सो क्रेडिट कॉस्ट 5 स्टार पहले गाइडेंस देता था 0.7 से 1% के बीच में। 100% सिक्योर्ड बुक है इनका, एंड लास्ट 5-10 ईयर से अगर आप देखोगे तो ग्रॉस एनपी इनका अक्रॉस साइकिल एक बार भी 3% भी टच नहीं किया है। चाहे कोविड का आप देख लो, जीएसटी देख लो, डीमोनेटाइजेशन का स्टेज देख लो, हर एक लेंडर के एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन 5 स्टार एक काफी नीश सेगमेंट में डील करता है और वहां पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी है कंपनी की। बट इन्होंने लास्ट क्वार्टर में अपना क्रेडिट कॉस्ट का
गाइडेंस बढ़ा दिया। 1.25 से 1.35% का इन्होंने गाइडेंस दिया है। इस क्वार्टर में भी 1.34% का क्रेडिट कॉस्ट था इनका, तो इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया और अभी भी अगले आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी इन्होंने क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस सेम रखा है। ये वाला जो इनका गाइडेंस है ना, ये थोड़ा सा नेगेटिव है अर्निंग ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज जब हमने L&T फाइनेंस को डिस्कस किया, उज्जीवन बैंक को डिस्कस किया, IDFC फर्स्ट बैंक को डिस्कस किया, तो हमने ना उनकी ये 3-4 लीवर डिस्कस किए, जिसमें एक तो उनका जो यील्ड था वो इंप्रूव होना था, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होनी थी, ऑपरेशन कॉस्ट नीचे की तरफ जाना था, और उसके साथ में क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव होना था, जिसकी वजह से अर्निंग में बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी। इस कंपनी का बाकी लीवर्स तो हैं, लेकिन ये जो क्रेडिट कॉस्ट है ना, ये नियर टर्म में नीचे की तरफ जाता हुआ दिख नहीं रहा है। मतलब H2 में भी आपको सेम इसी लेवल के आसपास दिखेगा, 1.2 1.35% के आसपास। यानी मेरे अगर पैट को ग्रो करना है ना, तो मेरे PPOP को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। क्रेडिट कॉस्ट वाले पार्ट पे मुझे नियर टर्म में इतना ज्यादा मतलब स्कोप नहीं दिख रहा वहां से पैट ग्रोथ डिलीवर करने का, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है। प्लस मैनेजमेंट ने अगले 1.5 से 2 साल के लिए भी क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस यही दिया है। अगले 18 से 24 महीने तक मैनेजमेंट का बोलना है हमारा क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 1.25 से 1.35% पे ही रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज इनका कहना है कि जो बिजनेस हम पिछले 3-4 साल पहले तक करते थे और जो अभी इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत चेंज हो चुका है। तो एक तो सबसे बड़ा चेंज हमको देखने को मिला है कि कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत इंक्रीज हो गई है। मतलब पहले हमारे सेगमेंट में इतने सारे प्लेयर्स नहीं थे। एक तो अंडरराइटिंग बहुत डिफिकल्ट होती थी, लेकिन अब आप देखते हो कि कैश फ्लो बेस हर एक लेंडर जो है वो अंडरराइटिंग करता है। डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, UPI का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप वहां पे सारी चीजें चेक कर सकते हो ना। इंटीग्रेशन बहुत अच्छा हो गया है, आपका GST से लेकर के जो आपका इनकम टैक्स है, इन सब का इंटीग्रेशन हो चुका है। तो कैश फ्लो बेस्ड अंडरराइटिंग करता है हर एक लेंडर। सो इनका कहना है हर एक लेंडर हमारे टेरिटरी में आ रहा है, वहां पे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से कई सारे लेंडर्स हैं जो एग्रेसिवली ग्रो करने को देखते हैं। एंड जस्ट वो मतलब इतना मैटर नहीं करता उनको कि कस्टमर की क्वालिटी क्या है, तो वो अगर कस्टमर के पास पहले से लोन है फिर भी वो उसको और फर्दर लोन दे देते हैं, मतलब अप्रूव कर देते हैं। तो अंडरराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ये आपके क्रेडिट कॉस्ट को, पूरी इंडस्ट्री की क्रेडिट कॉस्ट को बढ़ा देता है। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इनका कहना है कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट अब वो 0.71% वाला हमको लगता नहीं है नियर फ्यूचर में कि हम वापस उस लेवल पे जाएंगे। सो अगला 1.5-2 साल यही 1.25 से 1.3% का क्रेडिट कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा एक और थोड़ा सा नेगेटिव है गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओपेक्स। तो ओपेक्स टू AUM इस कंपनी का भी बहुत हाई है, आई थिंक 5.5% के आसपास है, और मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसी रेंज में रहेगा अगेन ये एटलीस्ट अगले कुछ क्वार्टर्स तक। यानी आपका ऑपरेशन कॉस्ट भी नीचे नहीं जाएगा, क्रेडिट कॉस्ट भी एक्सपेक्टेड ये है कि नियर टर्म में नीचे नहीं जाएगा। तो मतलब अर्निंग के जो 2 बड़े लीवर्स थे ना जो हमने उन लेंडर्स में देखे थे, वो 5 स्टार में नियर फ्यूचर में नहीं लगते। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो अभी, बिकॉज बाकी सारे लेंडर्स का क्या है कि उनको अब क्लियरली दिख चुका है कि रिकवरी हो रही है, एसेट क्वालिटी कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होता जा रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव होती जा रही है, तो उन्होंने ये गाइडेंस दिया है। लेकिन इनके साथ में ये सारी चीजें अभी जस्ट स्टार्ट होने का एक्सपेक्टेशन है, तो मैनेजमेंट माइट भी वहां पे कंजर्वेटिव हो, और अगर Q3 में इनके अकॉर्डिंग नंबर्स आते हैं, परफॉर्मेंस इनके अकॉर्डिंग आता है, तो शायद आने वाले क्वार्टर्स में मैनेजमेंट अपने गाइडेंस को चेंज भी कर सकता है। अच्छी चीज ये है कि ये Q3 से बहुत मतलब होप है मैनेजमेंट को कि Q3 में हमारे नंबर्स धीरे धीरे कंटेन हो जाएंगे, एंड उसके बाद फिर आने वाले क्वार्टर्स के लिए मैनेजमेंट स्पेशली FY27 के लिए ये ओवरऑल गाइडेंस देंगे। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनका इंप्रूव होगा, इस क्वार्टर में भी इंप्रूव हुआ है, मैनेजमेंट का कहना है आने वाले क्वार्टर्स में भी इंप्रूव होगा, तो वहां से थोड़ा सा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ का स्कोप बनेगा। तो ये ओवरऑल मेन इनका मतलब आउटलुक वाला पार्ट था। एक और चीज इन्होंने किया है, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है कंपनी ने। सो होम लोन के अंदर इन्होंने एंटर करा है, इस क्वार्टर में इंट्रोड्यूस किया है। अभी 5 स्टार जो है अपने टॉप 170 से 200 जो ब्रांचेस है ना, उनके उसमें ये होम लोन ऑफर कर रहे हैं। इनका टारगेट है कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना है। अब इसमें एक नेगेटिव अगेन ये चीज आ जाती है कि यील्ड थोड़े से इनके नीचे की तरफ आएंगे। हालांकि अभी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा होम लोन का, लेकिन नियर टू मीडियम टर्म में आप देखो तो जैसे जैसे होम लोन का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा वो आपके ओवरऑल यील्ड को नीचे की तरफ लेके आएगा। अभी 23% का यील्ड है होम लोन में, ये कंपनी 16 से 18% का यील्ड बनाती है। तो मैनेजमेंट खुद भी बोल रहा है कि ROA जो हमारे 7.5% के आसपास है ना, ये आगे चल के 6.5% आ जाएगा जब होम लोन का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, लेकिन ROE हमारा इंप्रूव हो जाएगा। सो ये इनका ROE के ऊपर गाइडेंस है। प्लस होम लोन में एक और चीज कंपनी कह रही है, जैसे आप बाकी प्लेयर्स को भी देखोगे, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो या मिड साइज बैंक्स हो, दूसरी बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो भी सारे इसी सेगमेंट के अंदर एंटर कर रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। तो कंपटीशन इंटेंसिटी आपके लिए बढ़ गई है, लेकिन इनका कहना है हमारा जो मार्केट है ना उसमें कंपटीशन इंटेंसिटी नहीं है, बिकॉज हमारा एवरेज टिकट साइज है 7 से 8 लाख का,
और वो सारे जो प्लेयर्स हैं वो 10, 15, 20, 25 लाख के टिकट साइज में प्ले करते हैं। तो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट ही इतनी होती है 7 से 8 लाख की, और ये हमारे एग्जिस्टिंग बोरोवर्स है, बहुत बहुत टाइम से हमारे साथ में ये मतलब ये बिजनेस लोन ले रहे हैं, तो हमें उनके क्रेडिट अंडर राइटिंग ये सारी चीजों का बहुत अच्छे से आइडिया है, तो इसलिए कंपनी इस सेगमेंट में एंटर करने को देख रही है। सो ओवरऑल तो यही है। बाकी 30 DPD पे भी कंपनी कह रही है कि फोकस अभी यही होगा कि इस क्वार्टर में इसको हम कंटेन करें, देन अगर ये हो जाता है तो Q4 में हम एक काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 5 स्टार को कुल मिला के अभी आप देखोगे ना, तो जो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है और जो उनकी कमेंट्री है उसके अकॉर्डिंग लग ऐसा रहा है कि वर्स्ट इनका जा चुका है, और Q3 एक बहुत क्रूशियल क्वार्टर उनके लिए होने वाला है। ऑफ कोर्स अर्निंग ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग लीवर्स नहीं है नियर फ्यूचर में जो हमने बाकी लेंडर्स में डिस्कस किए हैं, लेकिन जैसे हमने अपॉर्चुनिटी वाले वीडियो में डिस्कस किया था, Q2 के एनालिसिस में, Q1 के एनालिसिस में डिस्कस किया था कि ये जो लेंडर है ना इस पूरे NBFC स्पेस के अंदर, इनका मॉडल बहुत डिफरेंट है। इन्होंने 10-15 साल इस रिस्की सेगमेंट में डील किया है, जहां पे बैंक्स भी नहीं जाते, बाकी NBFCs भी नहीं जाते। जिन्होंने एंटर किया उनका NPA बहुत बढ़ गया, उनको बुक बंद करना पड़ा, और ये कंपनी इसी में बिजनेस कर रही है पिछले 10-15 साल से। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 22-24% का ये यील्ड चार्ज करते हैं, मार्जिन आप देखोगे 17-18% का बनाते हैं, ROE ये 20% का बनाती थी, उसके ऊपर से ROA आपका 8% का बनता था। तो मतलब फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इस बिजनेस के। जस्ट थोड़ा सा हमको एक वो ट्रिगर चाहिए था कि ग्राउंड पे अब चीजें इनके लिए बेटर होनी स्टार्ट हो जाए, तो वो अब इस क्वार्टर में हमको दिखना स्टार्ट हुआ है। एंड वैल्यूएशन सपोर्ट तो है, आप देखोगे तो हिस्टोरिकली जब से स्टॉक ये लिस्ट हुआ है अपने लोएस्ट वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहा है। 2.6-2.7 का प्राइस टू बुक है। स्टॉक आपको दिखेगा 10-12% भाग गया, पर वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ता है इनका। हाँ, लेकिन वो अपसाइड के लिए चाहिए कि आने वाले क्वार्टर्स में इनका इंप्रूवमेंट ट्रेंड बना रहे। जो मैनेजमेंट ने इस क्वार्टर में कॉन कॉल में कॉन्फिडेंस दिखाया है वो हमको अगले आने वाले क्वार्टर्स में रिजल्ट में दिखना चाहिए, तो वो चीज पे फोकस है। 5 स्टार बेसिकली अभी एक ऐसा बैट है कि अगर मुझे टर्न अराउंड प्ले करना है ना, जैसे हम माइक्रो फाइनेंस में वो अप साइकिल प्ले कर रहे हैं, तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर बिजनेस में किसी में अप साइकिल प्ले करना है तो 5 स्टार उस कैटेगरी में आता है। ऑफकोर्स अभी उस स्टेज पे नहीं आए कि जहां पे मैं बहुत एग्रेसिवली बैट करूं, लेकिन एक छोटा पोजीशन लेकर के मैं इसको ट्रैक कर सकता हूं मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस के बेसिस पे, और अगर Q3 में इनके अकॉर्डिंग नंबर्स आए तब तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा डील बन जाएगा यहाँ पे। आई रियली डाउट कि इनका प्राइस टू बुक अब पहले जैसा जाएगा 5.5-6 का प्राइस टू बुक, बिकॉज मॉडल भी चेंज हो गया है। क्रेडिट कॉस्ट तब आपका होता था 0.7-1% के आसपास, ROE आप अच्छा बनाते थे, ROA आप 8% के आसपास बना लेते थे, अब वो चीजें नहीं रहेंगी। तो आई डोंट नो कि 5.5 या 6 का प्राइस टू बुक इनको मिले, लेकिन स्टिल 2.6-2.7 का प्राइस टू बुक, लोन बुक ग्रोथ अगर ये 25% भी करते हैं और फंडामेंटल्स यहां से आगे की तरफ इंप्रूव होंगे, क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा बहुत स्टेबल होगा, अर्निंग ग्रोथ अच्छी आएगी, ROE ऑलरेडी 16-17% है, ROA 7% के आसपास है, तो मतलब बहुत आराम से 3.5-4 के आसपास का प्राइस टू बुक तो जा सकता है। वो अपसाइड है, लेकिन देखना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स अगर उस डायरेक्शन में आते हैं कंपनी के लिए या नहीं आते हैं। तो ये है 5 स्टार के ऊपर, रडार पे इसको रखना है बिल्कुल। देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है इनकी। अब बात करते हैं दूसरे प्लेयर पे, कैप्री ग्लोबल। सो अभी उनका रिजल्ट आया, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट करे हैं। कॉन कॉल तो 31 को होगा, जब होगा उसको डिस्कस करेंगे। इनके आप हर एक पैरामीटर पे देखोगे ना, चाहे इंटरेस्ट इनकम हो, नेट इंटरेस्ट इनकम हो, ऑपरेशनल इनकम हो, या आपका पैट का नंबर हो, सब में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि कोई एक पैरामीटर पैट को ड्राइव कर रहा है। आप क्रेडिट कॉस्ट का नंबर देखो, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में मेन हमको इशू क्या लग रहा था कि इनकी ग्रॉस एनपीए सडनली बढ़ गए, 1.7% के आसपास ग्रॉस एनपीए था, क्रेडिट कॉस्ट काफी इंक्रीज हो गया था, प्रोविजनिंग इनको करनी पड़ी थी। एंड हमने कॉन कॉल में वो समझा था कि प्रोविजनिंग क्यों करनी पड़ी है, बिकॉज आपका वो जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का जो बुक है उसमें एक इनको एनपीए आ गया था, एक अकाउंट इनका एनपीए चला गया था, तो इन्होंने थोड़ी सी एग्रेसिव उसमें प्रोविजनिंग कर दी थी। अदरवाइज मैनेजमेंट का गाइडेंस वही था कि ग्रॉस एनपीए हमारा आगे चल के बिलो 2% ही रहेगा। एंड इस क्वार्टर में तो आपको एनपीए इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। आई थिंक 1.2 या 1.3% के आसपास का ग्रॉस एनपीए, तो एनपीए इंप्रूव हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट इनका आई थिंक लास्ट क्वार्टर से आधे से भी कम हो गया है, सो उसमें भी बहुत सॉलिड इंप्रूवमेंट है। एंड पैट आप देखोगे ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, सो उसमें लगभग 30-35% की ग्रोथ है, सिर्फ सीक्वेंशियली हम बात कर रहे हैं। वाई तो पैट तो आई थिंक 2.5x हो गया कंपनी का, तो पूरा H1 बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के लिए। कैप्री ग्लोबल का एक शॉर्ट में अगर हम मॉडल डिस्कस कर लेना, तो मतलब ये एक बहुत वेल डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। इनका मेन जो लोन बुक है वो गोल्ड लोन का है, अभी गोल्ड लोन इनका 35% के आसपास है, लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है आगे चल के हम इसको और बढ़ाएंगे, 37 से 40% लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? बिकॉज गोल्ड लोन में बहुत स्ट्रॉन्ग
टेलविंड है। आप कोई भी बैंक पकड़ो, जैसे सीएसबी बैंक है, उसका गोल्ड लोन बहुत अच्छा कर रहा है और उसका यील्ड इंप्रूव होने का चांस है, मार्जिन में अच्छे लीवर हैं। आप एनबीएफसी में फेड फाइनेंशियल्स को देखो, उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी रही है, मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिला है। और भी जितने एनबीएफसीज हैं, बैंक है, उज्जीवन बैंक को हमने डिस्कस किया था, 400-500% से उनका गोल्ड लोन का बुक ग्रो कर रहा है। तो हर एक लैंडर जो है ना वो गोल्ड लोन पे अभी बहुत एग्रेसिव है। पूना वाला को हमने डिस्कस किया था, जो अगले 6 महीने में अपने गोल्ड लोन के ब्रांचेस डबल करने को देख रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग टेल विंड है गोल्ड लोन में। इस कंपनी के पास में एडवांटेज है कि ऑलरेडी लास्ट 4 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है। कोविड के बाद इन्होंने गोल्ड लोन स्टार्ट किया था और अभी 35% है, उसको और बढ़ाएगी मैनेजमेंट, 40% लेके जाएगी। और ये एक मेन रीजन है कि क्यों इनका ना इंटरेस्ट इनकम में इतना अच्छा ग्रोथ आया, बिकॉज गोल्ड लोन में आपका यील्ड अच्छा होता है और जैसे जैसे इसका एलोकेशन पूरे बुक में इंक्रीज होगा, आपका यील्ड बेटर होगा। यील्ड बेटर होगा तो आपका इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ अच्छा रहेगा। दूसरा एक और रीजन अगर हम इसमें डिस्कस करें, कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी इनकी इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशन थी। मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर में ही गाइडेंस दिया था और कॉस्ट ऑफ बोरिंग में इनके दो तीन लीवर्स थे। पहला तो एक तो इंटरेस्ट रेट कट हुए, तो बैंक सबका जो इंटरेस्ट रेट है वो कट कर रहा है, सारे एनबीएफसी को उसका बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा, कैप्री ग्लोबल ने क्योंकि अभी रिसेंटली फंड रेजिंग करी है, आई थिंक 2000 करोड़ का इन्होंने फंड रेजिंग किया है, तो आपकी जब आप फंड रेज करते हो ना तो आपकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होती है। तो जब आपकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होती है तो बैंक आपका जो रिस्क वेट है ना उसको कम कर देता है, यानी कि आपको जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये दूसरा लीवर हो गया इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग का। एंड इसके साथ में कंपनी का कॉस्ट टू इनकम भी इंप्रूव होना था। लास्ट ईयर इनका आई थिंक 60% का कॉस्ट टू इनकम था, बिकॉज काफी एग्रेसिवली इन्होंने अपने गोल्ड लोन के ब्रांचेस वगैरह इंक्रीज किए थे। इस साल भी ब्रांच बढ़ाएगी कंपनी, लेकिन अब पुराने ब्रांचेस पे इनको लेवरेज मिल रहा है, तो इसलिए आपका कॉस्ट टू इनकम नीचे की तरफ जाएगा। तो ये 2-3 इनके मेन लीवर्स थे जो इनके पीपीओपी ऑपरेशन इनकम को ग्रो कर रहे हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम को ग्रो कर रहे हैं। एक बस वो कंसर्न था हमको एसेट क्वालिटी पे, क्रेडिट कॉस्ट वाले पार्ट पे, सो उसमें हमको इस क्वार्टर में इंप्रूवमेंट देखने को मिल गया। एंड आगे का ट्रेजेक्टरी काफी स्ट्रांग लग रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप देखोगे तो H1 जो इनका ये H1 गया, इसमें आई थिंक इन्होंने 410 करोड़ का पैट डिलीवर कर दिया पूरे H1 के अंदर। लास्ट पूरे साल में कंपनी का जो पैट था वो 480 करोड़ था। तो मतलब आप देखो तो 80-86% जो आपका पैट है पिछले पूरे साल का, वो आपने सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर कर दिया है। और अगले 2 क्वार्टर में अगर ये 30% का ग्रोथ भी दिखाते हैं ना, तो आपका फुल ईयर का पैट 808-810 करोड़ के आसपास हो जाता है। मतलब लेंडर एक ये लैंडिंग बिजनेस है और वाई लेवल पे कंपनी का पैट ऑलमोस्ट डबल हो सकता है, डबल से भी ज्यादा हो सकता है इनफैक्ट, बिकॉज हम तो बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर का बेस काफी लो था तो बेस इफेक्ट का एडवांटेज मिल रहा है। पिछले साल ऑलरेडी कंपनी का पैट लगभग 40-50% से ग्रो किया था, तो उस हाई बेस के ऊपर इतना हाई अर्निंग ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। एक और जो इनको एडवांटेज मिलता है कैप्री ग्लोबल को, वो जो इनका एसेट लाइट इन्होंने जो मॉडल बनाया हुआ है अपना नॉन इंटरेस्ट इनकम का पोर्टफोलियो, जिसमें कंपनी कार लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे वो एमरल्ड फाइनेंस करता है ना, गोल्ड लोन दूसरे के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेम इनका भी वैसा मॉडल है। फिर ये कंपनी इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करती है, वहां से भी फी इनकम आता है। को लेंडिंग ये करते हैं, वहां से भी फी इनकम आता है। तो ये इन्होंने ना एक अपना नॉन इंटरेस्ट इनकम का पोर्टफोलियो बनाया। अब इसमें क्या है, कैपिटल इनका यूज हो नहीं रहा है, सारा का सारा फी इनकम आ रहा है और इनके ऑपरेशनल प्रॉफिट में लगभग 25 से 30% जो बिजनेस है वो यहां से आता है। तो ये एक तरीके का और आपको बूस्ट प्रोवाइड करता है आपके अर्निंग के अंदर। तो ये ओवरऑल मॉडल है कैप्री ग्लोबल का। रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, मतलब गाइडेंस तो ये कंपनी देती है कि 30% से लोन बुक को ग्रो करेंगे। एंड आई थिंक इस क्वार्टर में भी इनका 40-45% के आसपास लोन बुक तो ग्रो किया ही होगा। पीपीओपी में इतनी अच्छी ग्रोथ है, क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव हो रहा है, क्रॉस मैट्रिक आप देखोगे बहुत अच्छे रिजल्ट है। बाकी कॉन कॉल इनका होगा अभी परसों, तो उसके बाद देखते हैं ओवरऑल मैनेजमेंट का आगे का कैसा आउटलुक लगता है। वैल्यूएशन वाइज आप देखोगे तो प्राइस टू बुक वैसे तो आपको दिखेगा 3.2 के आसपास है, लेकिन ये जो रिजल्ट आया है 6 मंथ की जो बैलेंस शीट आई है कंपनी की, इनका प्राइस टू बुक बिलो 3 हो गया है। तो ऐसी एनबीएफसी है जो सबसे फास्ट रेट पे ग्रो कर रही है पूरी इंडस्ट्री के अंदर। 100% सिक्योर्ड बुक है, क्योंकि आप गोल्ड लोन देखो सिक्योर्ड बुक है, होम लोन करती है कंपनी वो भी सिक्योर्ड बुक है, एमएसएमई फाइनेंसिंग करती है वो भी सिक्योर्ड बुक है, जो आपका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है वो भी आपका सिक्योर्ड बुक है। तो पूरा सिक्योर्ड लेंडर है, 100% सिक्योर लेंडिंग करती है। ग्रॉस एनपीए इनका बिलो 2% रहता है। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस भी सबसे अच्छा है, चाहे आप 5 स्टार से कंपेयर करो या बाकी जो अदर लेंडर्स हैं उनसे कंपेयर करो एनबीएफसी स्पेस में, सिर्फ 60-70 बेसिस का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है। आई थिंक इस क्वार्टर में तो उससे भी कम किया है कंपनी ने। तो क्रेडिट कॉस्ट पे काफी अच्छा काम कर रही है कंपनी, एंड उसके ऊपर से ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। कॉस्ट टू इनकम नीचे की तरफ जा रहा है तो आपका पैट ग्रो करता जा रहा है। आरओई इनका अभी 13% हो गया, लेकिन पहले 17% था, क्योंकि अभी फंड रेजिंग की है तो आरओई नीचे की तरफ आया है। लेकिन इनका गाइडेंस है कि आरओई भी हमारा बढ़ेगा, अगले 1 से 1.5 साल में कंपनी 16-17% का आरओई टारगेट कर रही है। तो मतलब सारे लीवर्स आप देखोगे ना बहुत स्ट्रांग लगते हैं, और उसके ऊपर से चीप वैल्यूएशन
वैल्यूशन, बिलो 3 का प्राइस टू बुक। तो मतलब आपको लग सकता है स्टॉक देख करके कि 180 170 पे हमने इसको डिस्कस किया था, 200 क्रॉस कर गया, लेकिन आई मीन ये बहुत नैरो विजन है देखने का, क्योंकि आप वैल्यूशन और फंडामेंटल्स देखोगे तो हर एक क्वार्टर में पैट इनका डबल करता जा रहा है और वैल्यूशन सस्ता होता जा रहा है। ऐसे स्टॉक मतलब बहुत लुक्रेटिव लगते हैं, चाहे लेंडिंग बिजनेस के अंदर हो या नॉन लेंडिंग बिजनेस के अंदर हो, कि हर क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और जो लेटेस्ट उनका नंबर है, लेटेस्ट उनका प्रॉफिट का नंबर है, वो उनके करंट वैल्यूशन को और सस्ता करता जा रहा है, चाहे आप पीई के कंपैरिजन में देखो या प्राइस टू बुक के कंपैरिजन में देखो। तो वही कैटेगरी में आता है अभी कैप्री ग्लोबल। जस्ट इनको ही मोमेंटम सस्टेन रखना है, अगर ये मोमेंटम सस्टेन रहा तो मतलब अपसाइड पोटेंशियल बहुत है। री रेटिंग तो अभी इनकी स्टार्ट भी नहीं हुई है, प्राइस टू बुक वही हमने जो डिस्कस किया बिलो 3 है। अब बाकी एनबीएफसीज को देखो 3.5 से 4 के प्राइस टू बुक पे ऑन एवरेज वो ट्रेड करती है, तो मतलब अपसाइड बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस ये है कि इनका एग्जीक्यूशन ऐसा बना रहे, एसेट क्वालिटी में कोई स्ट्रेस ना आए, कॉन कॉल है उसमें मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा गाइडेंस दे दे, आउटलुक अच्छा दे दे और कॉन्फिडेंस बनेगा। बाकी ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।